नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपोनेंट की बात करने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे अक्सर कहते हैं ना डिवाइस का दिमाग। यही वो चीज़ है जो हमारे आसपास की मशीनों को स्मार्ट बनाती है। आज जो हम ये गहरी पड़ताल कर रहे हैं, इसका आधार है इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट का एपिसोड 74। उसका टाइटल था माइक्रो प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोवायल का एक अच्छा मिशन है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड से जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आए, खासकर उनके लिए जिन्हें इस फील्ड में थोड़ी दिलचस्पी है पहले से। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इलेक्ट्रोवायल ने क्या खास बताया? सबसे पहला सवाल, भाई ये है क्या चीज? इलेक्ट्रोवायल तो कहता है कि ये एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। पर ये तो शायद ज्यादातर लोग जानते हैं ना। सोर्स में इसके अंदर क्या है, इस पर कुछ बताया गया है? बिल्कुल। सोर्स सिर्फ परिभाषा नहीं देता, वो आगे बढ़ता है। बताता है कि इसके मुख्य हिस्से क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पहला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे कहते हैं। ALU, हाँ। हाँ, तो जैसा नाम है, अरिथमेटिक मतलब गणितीय गणनाएं, जोड़ना, घटाना, ये सब। जी। और लॉजिक मतलब तार्किक ऑपरेशन, तार्किक, जैसे? जैसे तुलना करना, क्या दो वैल्यू बराबर हैं, कौन सी बड़ी है, इस तरह के फैसले। इलेक्ट्रोवायरल इस पर जोर देता है कि ALU सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, वो निर्णय लेने में मदद करता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ हिसाब नहीं करता, एक तरह की बेसिक समझ यहीं से आती है। हाँ, हाँ, कह सकते हैं एक सीमित तरीके से। फिर दूसरा अहम हिस्सा है कंट्रोल यूनिट, CU। कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रोवायरल ने इसे प्रोसेसर का नर्वस सिस्टम या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा है। ये ज्यादा सही लगता है असल में। ट्रैफिक कंट्रोलर। ये तय करता है कि मेमोरी से कौन सा इंस्ट्रक्शन कब लाना है, उसे समझना है, मतलब डिकोड करना है कि करना क्या है, और फिर वो काम ALU या किसी और हिस्से को देना है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब काम हो जाए तो रिजल्ट को सही जगह भेजना, मेमोरी में या रजिस्टर में। ये पूरे ऑपरेशन के फ्लो को क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करता है। और तेजी से डेटा एक्सेस करने का क्या? रजिस्टर्स का जिक्र तो आया होगा, सोर्स उन्हें कैसे समझाता है? हाँ, रजिस्टर्स बहुत जरूरी हैं। इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट उन्हें प्रोसेसर का पर्सनल वर्कबेंच जैसा बताता है। पर्सनल वर्कबेंच, दिलचस्प। हाँ, ये चिप के अंदर ही होते हैं, बहुत छोटे लेकिन बहुत ही तेज मेमोरी लोकेशन। मतलब जब ALU को कुछ कैलकुलेट करना है या CU को इंस्ट्रक्शन का कोई हिस्सा चाहिए, तो डेटा अक्सर पहले इन रजिस्टर्स में लाया जाता है। क्यों? मतलब सीधे मेमोरी से क्यों नहीं? क्योंकि मेमोरी मतलब रैम इनके मुकाबले काफ़ी धीमी होती है। अगर प्रोसेसर हर छोटी चीज़ के लिए रैम तक जाएगा तो वो अपनी पूरी स्पीड से काम ही नहीं कर पाएगा। रजिस्टर्स उसे तेज रखते हैं। ये अस्थायी स्टोरेज है, पर बहुत ज़रूरी। तो ये तीनों ALU, CU और रजिस्टर्स, ये मिलकर कोर बनाते हैं। इलेक्ट्रोवायरल में कुछ पुराने प्रोसेसर के नाम भी थे, जैसे 8085 और 8086। हाँ, 8085, 8086। आज के प्रोसेसर्स तो इनसे बहुत आगे हैं। तो सोर्स के हिसाब से इन्हें याद रखना क्यों जरूरी है? ये सवाल अच्छा है। सोर्स इन्हें सिर्फ नाम की तरह नहीं देखता, वो इन्हें उस बुनियाद की तरह देखता है जिस पर आज की इमारत खड़ी है। 8085 वो 8 बिट का था, 8086 16 बिट का। ये इंटेल के थे और इन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग क्रांति में बहुत बड़ा रोल निभाया। इलेक्ट्रोवायर शायद बताता है कि कैसे 8086 का आर्किटेक्चर, जिसे x86 कहते हैं, हाँ, x86 सुना है। वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे लैपटॉप और PC में मौजूद हैं। तो ये सिर्फ पुराने मॉडल नहीं है, ये वो डिज़ाइन है जिन्होंने आगे की दिशा तय की। इनको समझने से पता चलता है कि डिज़ाइन कैसे बदला है और क्या चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। ठीक है, ये तो हुई बनावट और थोड़ी हिस्ट्री की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोवायरल ने वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बताया था। क्या इसे थोड़ा और खोल सकते हैं? शायद कोई उदाहरण हो सोर्स में। ज़रूर। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल ही प्रोसेसर के काम करने का दिल है। इलेक्ट्रोवायरल इसे एक लगातार चलने वाले डांस की तरह बताता है, 3 स्टेप्स का। डांस? हाँ, पहला स्टेप है फेच, यानी लाना। कंट्रोल यूनिट मेमोरी में जाती है, जहां अगला इंस्ट्रक्शन रखा है उसे उठाती है और प्रोसेसर के अंदर ले आती है। ठीक है। दूसरा स्टेप है डिकोड, यानी समझना। अब इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास है, कंट्रोल यूनिट उसे पढ़ती है, समझती है कि ये कह क्या रहा है। क्या ये 2 नंबर जोड़ने को कह रहा है या मेमोरी से डेटा लाने को?
यहाँ मतलब निकाला जाता है। हम्म। और तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट, यानी निष्पादित करना। जब समझ आ गया कि करना क्या है, तो सीयू वो काम सही हिस्से को सौंप देती है। जोड़ने का काम है तो एलयू करेगा, डेटा मेमोरी में भेजना है तो सीयू मेमोरी बस को संभालेगी। काम पूरा होने पर नतीजा या तो रजिस्टर में स्टोर होता है या मेमोरी में वापस। और जैसे ही ये खत्म होता है, प्रोसेसर फौरन अगले इंस्ट्रक्शन के लिए फेच पर वापस। और इलेक्ट्रोवायरल के हिसाब से ये साइकिल चलता कितनी तेजी से है? यही तो कमाल की बात है। आज के प्रोसेसर ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल 1 सेकंड में अरबों बार कर सकते हैं। गीगाहर्ट्ज स्पीड जिसे कहते हैं। अरबों बार? हाँ, इलेक्ट्रोवायल शायद इसी पर जोर देता है कि यही स्पीड है जो हमें गेम्स खेलने, एचडी वीडियो देखने या भारी सॉफ्टवेयर चलाने देती है। हर क्लिक, हर टाइपिंग, स्क्रीन का हर पिक्सल, सब इसी तेज साइकिल का नतीजा है। लेकिन प्रोसेसर ये सब अकेला तो नहीं करता होगा। इलेक्ट्रोवायल ने मेमोरी और वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इसके कनेक्शन पर क्या कहा? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो सोर्स ने उठाया। माइक्रो प्रोसेसर दिमाग जरूर है, पर बिना शरीर के अंगों के वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके साथी हैं, पहला मेमोरी यानी रैम। यहाँ प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर होता है। प्रोसेसर लगातार मेमोरी से पढ़ता है और उसमें लिखता रहता है। ठीक है। दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी आईओ। ये बाहरी दुनिया से कनेक्शंस हैं। कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस हैं, स्क्रीन, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं। तो कंट्रोल यूनिट न सिर्फ प्रोसेसर के अंदर के हिस्सों को, बल्कि इन बाहरी चीजों के साथ कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रोवायल ने शायद इसकी तुलना एयरपोर्ट के एटीसी टावर से की होगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, जो न सिर्फ रनवे पर जहाज़ों को संभालता है, मतलब प्रोसेसर के अंदर के ऑपरेशन, बल्कि आने जाने वाली फ्लाइट्स को भी डायरेक्ट करता है, यानी मेमोरी और आईओ से डेटा का फ्लो। इसके बिना तो सब ठप हो जाएगा। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में कुछ उदाहरण जरूर होंगे जहां हम माइक्रो प्रोसेसर को काम करते देखते हैं, कंप्यूटर के अलावा भी। बिल्कुल, और यही पता चलता है कि ये हर जगह है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स, हमारी कार का इंजन मैनेजमेंट, वॉशिंग मशीन का पैनल, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, यहाँ तक कि कुछ खिलौनों ने भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन में भी? हाँ, वो जो अलग अलग मोड चुनते हैं ना, वो सब प्रोसेसर ही कंट्रोल करता है। फिर हमारे स्मार्टफोन्स, राउटर, नेटवर्क स्विच, सब में जटिल प्रोसेसिंग होती है। और इंडस्ट्री में? फैक्ट्रियों में रोबोटिक आर्म्स, असेंबली लाइनें, ये सब माइक्रो प्रोसेसर से ही कंट्रोल होती हैं। इससे काम सटीक और तेज होता है। यहाँ तक कि मेडिकल उपकरण जैसे पेसमेकर या एमआरआई मशीनें, इनमें भी ये होते हैं। बाप रे! तो इलेक्ट्रोवायल का मैसेज साफ है, हम माइक्रो प्रोसेसरों से घिरी दुनिया में जी रहे हैं, भले ही हमें वो सीधे दिखते न हों। ये तो वाकई हर जगह है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवायल इसे किसके लिए जरूरी बताता है? क्या ये सिर्फ इंजीनियरों की बात है? सोर्स 2 मुख्य ग्रुप्स पर फोकस करता है, पर इसका महत्व उससे भी ज्यादा है। पहला ग्रुप है स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के छात्र। बीटेक, डिप्लोमा के सिलेबस में ये होता ही है। हाँ, होता है। और फिर एसएससी, जेईई, गेट ईई जैसे एग्जाम में भी सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोवायल जोर देता है कि इसे समझना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, इंडस्ट्री में एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए भी जरूरी है। और इंडस्ट्री के नजरिए से क्या महत्व बताया गया? इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये इनोवेशन का इंजन है। जैसे हमने एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेशन की बात की। हाँ। नई टेक्नोलॉजी अक्सर ज्यादा पावरफुल, छोटे और बेहतर प्रोसेसर पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोवायर शायद ये भी बताता है कि कैसे प्रोसेसर की तरक्की ने एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीजों को मुमकिन बनाया है। इन्हें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। तो जो इंजीनियर इन चिप्स को समझते हैं, वो भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने में बेहतर होते हैं। सोर्स कहता है कि ये ज्ञान एक स्मार्ट इंजीनियर बनने में मदद करता है। लेकिन क्या ये इंजीनियरिंग के बाहर भी जरूरी है? आजकल की डिजिटल दुनिया में क्या आम लोगों के लिए भी ये जानना फायदेमंद है कि उनके डिवाइस में क्या चल रहा है? बिल्कुल। इलेक्ट्रोवायर सीधे तौर पर शायद आम यूजर से बात ना कर रहा हो, पर इशारा साफ है। जब हम समझते हैं कि हमारे फोन, कंप्यूटर की क्षमताएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, तो हम उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। हम समझ सकते हैं कि कोई डिवाइस दूसरे से तेज या धीमा क्यों है, या सॉफ्टवेयर अपडेट से परफॉर्मेंस पर असर क्यों पड़ता है। इससे हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते, थोड़े क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड यूजर बनते हैं। इन्फॉर्म्ड यूजर। हाँ, और तकनीक के पीछे की थोड़ी सी समझ हमें मार्केटिंग के दावों को परखने और अपनी जरूरत के लिए सही डिवाइस चुनने में भी मदद कर सकती है।
तो अगर हम इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट के एपिसोड 74 से मिली खास बातों को समेटें, माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू है। इसके अंदर एएलयू है गणना और तर्क के लिए, सीयू है कंट्रोल के लिए और रजिस्टर्स हैं तेज अस्थायी मेमोरी। ये फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल पर काम करता है जो 1 सेकंड में अरबों बार जल सकता है। हाँ, ये मेमोरी और आईओ डिवाइस के साथ मिलकर काम करता है, और ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बल्कि कार, फोन, वॉशिंग मशीन, रोबोट, मतलब अनगिनत जगहों पर है। बिल्कुल। और ये इंडस्ट्री में तरक्की का एक बड़ा कारण है। साथ ही थोड़ी बेसिक समझ आम यूजर्स को भी मदद कर सकती है। और हाँ, इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिसका जिक्र इलेक्ट्रोवायरल ने भी आखिर में किया था। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों नाम बहुत सुने हैं। सुने हैं ना? दोनों कंप्यूटिंग करते हैं पर अलग अलग कामों के लिए बने हैं। जैसा सोर्स ने इशारा किया, माइक्रो प्रोसेसर को आमतौर पर बाहरी मेमोरी, पेरिफेरल्स वगैरह चाहिए होते हैं पूरा सिस्टम बनाने के लिए, जैसे हमारे पीसी में होता है। अच्छा। दूसरी तरफ माइक्रो कंट्रोलर में अक्सर एक ही चिप पर सीपीयू, थोड़ी रैम, रोम और आईओ पोर्ट्स सब इंटीग्रेटेड होते हैं। सब एक ही चिप पर। हाँ, काफी कुछ। इससे वो किसी खास काम के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, ज्यादा सही रहता है। ये समझना कि कब माइक्रो प्रोसेसर यूज करना है और कब माइक्रो कंट्रोलर, ये एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन में बहुत अहम है। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि कैसे सही टूल चुनने से किसी एप्लीकेशन की कामयाबी तय हो सकती है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का स्रोत था इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट एपिसोड 74, माइक्रो प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है। उम्मीद है इस बातचीत से इस जटिल पर जरूरी विषय की कुछ परतें खुली होंगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।